आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के सिविक्स में एक और नया चैप्टर का नाम है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसके पहले तक हम लोगों ने अपने क्लास 6 के सिविक्स के अंदर 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से, और आज हम लोग चलेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 की ओर। इसको शुरू करेंगे और इसको भी ख़त्म करेंगे। चैप्टर का नाम है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता क्या है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है ऐसा गवर्नमेंट, ऐसा सरकार जिसको लोगों ने चुना हो। किसने चुना हो? लोगों ने चुना हो। जैसे एग्जाम्पल इसका सबसे बढ़िया हमारा इंडिया है, भारत। जैसे हमारा भारत इंडिया जो है, यहाँ पे हम लोग अपने गवर्नमेंट को खुद से चुनते हैं। कैसे चुनते हैं? वोट देकर। कैसे चुनते हैं? वोट देकर। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है ऐसा गवर्नमेंट, ऐसा सरकार जिसको किसने चुना हो? लोगों, आम आदमी ने चुना हो, वो भी वोट देकर। एग्जाम्पल हमारा इंडिया में लोग जो गवर्नमेंट को चुनते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो बनता है, उस गवर्नमेंट में वो सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको किसने चुना है? हम लोगों ने चुना है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सिंपल सा मतलब समझिएगा, ऐसा गवर्नमेंट जिसको किसने चुना हो या फिर किसने बनाया हो? पीपल ने, यानी कि आम आदमी ने बनाया हो, है ना। वोट देकर हम लोग चुनते हैं, तो वो लोग गवर्नमेंट को बनाते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है। तो वही चैप्टर का मतलब है कि की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब हुआ, पहली बात तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट समझ आ गया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सिंपल सा मतलब हो गया ऐसा गवर्नमेंट, हिंदी में कहते हैं सरकार, ऐसा गवर्नमेंट या फिर ऐसा सरकार जिसको लोगों ने, यानी कि पब्लिक, यानी कि पीपल, यानी कि हम आम आदमी ने मिलकर बनाया हो। कैसे बनाते हैं हम लोग? वोट देकर। क्या करके? वोट देकर, ठीक है। अगला, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे की एलिमेंट्स। की एलिमेंट्स का मतलब हो गया कि ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं, समझिए ध्यान से। जैसे गवर्नमेंट बनेगा, हम आम आदमी उसको मिलकर चुनेंगे, तो उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। की एलिमेंट्स का मतलब हो गया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या क्या मेन चीज़ होता है, तो वही हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले। आइए, तो चैप्टर का मतलब समझ में आया पूरा। चैप्टर का मतलब सिंपल सा है कि ऐसा गवर्नमेंट, ऐसा सरकार जिसको आम आदमी चुनेगा वोट देकर, और उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि इसका क्या क्या बेनिफिट है। एलिमेंट्स का मतलब कैसे बनता है, क्या बेनिफिट है, इसका क्या फ़ायदा है, ये सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है इंट्रोडक्शन। क्या है इंट्रोडक्शन में? समझिए पहले क्या लिखा हुआ है। देखो, इंट्रोडक्शन में है डेफिनेशन ऑफ अपार्थीड। अपार्थीड क्या होता है समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिस्क्रिमिनेशन और सेपरेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड रेस इज कॉल्ड अपार्थीड। जब आप इंसानों में बंटवारा कर देते हैं उसके जाति और उसके रंग के भेद बेसिस पर, उसी को हम लोग कहते हैं अपार्थीड। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। साउथ अफ्रीका का कहानी है। साउथ अफ्रीका में जब अंग्रेज़ों ने रूल किया, देखो अंग्रेज़ों का राज हमारे भारत में भी रहा है, पता आप लोगों को। लगभग अंग्रेज़ों ने भारत में 200 साल तक राज किया है। उसी प्रकार से अंग्रेज़ों ने साउथ अफ्रीका पे भी राज किया है। तो अंग्रेज़ जब साउथ अफ्रीका पे राज कर रहे थे ना, तो अंग्रेज़ ऐसे एक बात और, साउथ अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं? थोड़ा काले होते हैं, है ना, ब्लैक होते हैं वो थोड़ा। तो जब अंग्रेज़ों ने साउथ अफ्रीका पे कब्जा किया, तो अंग्रेज़ों ने वहाँ पर रूल कैसे स्टार्ट पता है आपको? उन्होंने सारे काले लोगों को एक तरफ कर दिया रहने के लिए, और सारे गोरे लोगों को, गोरे मतलब अंग्रेज़ों को, एक तरफ कर दिया। नहीं, वैसा नहीं, ठीक है। तो आगे तो अंग्रेज़ों ने सारे अफ्रीका के काले लोगों को एक तरफ कर दिया और अपने खुद अंग्रेज एक तरफ हो गए। तो जब किसी इंसान को उसके कलर, यानी कि उसके रंग और उसके जाति के आधार पे बांट दिया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है, उसी को कहते हैं, उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं अपार्थीड। जैसे हमारे इंडिया में ना कास्ट सिस्टम बहुत पहले चलता था। कास्ट सिस्टम एक होता है अपार्थीड, एक होता है कास्ट और एक होता है अपार्थीड। समझिए, कास्ट में क्या होता है? इंसान को कास्ट के बेसिस पे अलग किया जाता है कि ये ब्राह्मण है तो ये अलग होगा, है ना, ये दलित है तो ये अलग होगा। इसको हम लोग कहते हैं कास्ट सिस्टम, जो कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा था। लेकिन अपार्थीड क्या होता है?
जब आप रंग के आधार पे लोगों को बांट देते हैं उसको कहते हैं अपार्थेड। समझ में आ रही है बात? तो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है बताओ, अपार्थेड या कास्ट सिस्टम? कास्ट सिस्टम। हमारे इंडिया पे ज़्यादातर क्या है, कास्ट सिस्टम है। मतलब हम लोगों ने हमेशा से लोगों को जाति के आधार पे बांट के रखा है कि इसका कास्ट ये है तो ये अलग रहेगा, इसका कास्ट ये है तो ये इधर रहेगा, वो उधर रहेगा, इस तरीके से। तो जब आप कास्ट के बेसिस पे लोगों को बांट देते हैं तो वो कहलाता है कास्ट सिस्टम। लेकिन जब आप रंग के बेसिस पे लोगों को बांट देते हैं तो वो कहलाता है अपार्थेड। समझ में आ गया बात अब? तो यदि कोई चलते फिरते आपसे पूछे कि बताओ अपार्थेड का मतलब क्या समझते हैं आप, तो सिंपल से बताइएगा, अपार्थेड का मतलब होता है लोगों को बांटना, वो भी किस बेसिस पर, उसके रंग के बेसिस पर। काले हैं तो अलग रहेंगे, गोरे हैं तो अलग रहेंगे, इस प्रकार से मिलजुल के कभी नहीं रह सकता। जैसे हमारे इंडिया में था ना पहले, आज से बहुत समय पहले, अपर कास्ट और लोअर कास्ट कभी साथ नहीं रह सकते थे। अपर कास्ट अलग रहेगा और लोअर कास्ट अलग रहेगा। उसी प्रकार से अपार्थेड में भी होता है, काले लोग अलग रहेंगे और गोरे लोग अलग रहेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं अपार्थेड। अब समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग साउथ अफ्रीका के बारे में। यहाँ पे ना इस चैप्टर को समझाने के लिए आपके बुक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है आप साउथ अफ्रीका का। जब आप साउथ अफ्रीका को अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना खतरनाक सिस्टम होता है अपार्थेड। आइए थोड़ा हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं अपार्थेड होता क्या है, अच्छी तरीके से समझेंगे साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल लेके। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपार्थेड समझ में आ गया। अपार्थेड का सिंपल सा मतलब है लोगों को बांटना, लोगों को अलग अलग कर देना। किस बेसिस पे? रंग के बेसिस पे। काला है तो अलग रहेगा, गोरा है तो अलग रहेगा, इस बेसिस पे जब आप लोगों को बांटते हैं तो यही कहलाता है अपार्थेड। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना केस अफ्रीका को लेकर। क्या लिखा हुआ है समझो ध्यान से। साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री दैट हैज सेवरल रेसेस। साउथ अफ्रीका के अंदर ना बहुत सारे प्रकार के लोग रहते हैं। बहुत प्रकार के रेसेस का मतलब यहाँ है अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रंग, अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब सब इंसान ही हैं, लेकिन कोई बहुत काला है तो हल्का काला है, कोई ब्राउन है ना, कोई इस प्रकार के लोग, मतलब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग। जैसे आप हमारे इंडिया में देखोगे तो इंडिया में ज़्यादातर लोग कैसे हैं, सांवले हैं। सांवला का मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा हम लोग गोरे हैं, ना बहुत ज़्यादा हम लोग काले हैं। हम लोग कैसे हैं भाई, हम लोग सांवले हैं, है ना बहुत ज़्यादा हम लोग गोरे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा काले हैं, हम लोग सांवले हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका का बात करें तो साउथ अफ्रीका में बहुत प्रकार के लोग हैं। कोई बहुत काला है तो कोई हल्का काला है तो थोड़ा कोई और उससे कम काला है, कोई ब्राउन है ना, कोई कोई डार्क ब्राउन है। इस प्रकार के लोग अफ्रीका में बहुत सारे पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीकन पीपल वेयर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। साउथ अफ्रीका के लोगों को 3-4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला वाइट, जिसमें केवल उजले वाले लोग रहेंगे, मतलब कि केवल पूरा वाइट लोग रहेंगे। उसके बाद ब्लैक, केवल काले वाले लोग रहेंगे। उसके बाद इंडियन, इंडियन जो यहाँ से गए हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर इंडिया के लोग साउथ अफ्रीका में क्या कर रहा है, समझाते हैं, कहानी समझाता है आपको, समझिए। जब अंग्रेज राज कर रहे थे हमारे इंडिया और अफ्रीका पे, साउथ अफ्रीका पे, तो अंग्रेजों ने इंडिया के बहुत सारे लोगों को, अंग्रेजों ने इंडिया के बहुत सारे लोगों को कहाँ लेकर गए थे वो लोग, अफ्रीका लेके गए थे खेतीबाड़ी करने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो साउथ अफ्रीका में 3-4 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, पहले भी और आज भी। पहला वाइट, जो कि बिल्कुल गोरे हैं, और यहाँ पे गोरे का मतलब कौन, अंग्रेज। और दूसरा ब्लैक, ब्लैक का मतलब कौन, अफ्रीका के वहाँ के लोग। और इंडियन, इंडियन जो इंडिया से अफ्रीका गए थे ना खेती बाड़ी करने के लिए, जिसको अंग्रेज पकड़ के लेके गए थे, वो इंडियन। एंड कलर्ड रेसेस, कलर्ड रेसेस का मतलब हो गया जो इन तीनों के अलावा भी यदि कोई है तो इन चारों प्रकार के लोग साउथ अफ्रीका में पाए जाते थे, और इन चारों को अलग अलग बांटा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका बिल्कुल एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन यहाँ पे पाए जाने वाले लोग बिल्कुल अलग अलग प्रकार के हैं। पहला तो वाइट लोग यहाँ पे है, यानी कि अंग्रेज हैं। ब्लैक यानी कि साउथ अफ्रीका के वहाँ के खुद के लोग हैं। और इंडियन जो कि इंडिया से गए थे। एंड कलर्ड रेसेस, कलर्ड रेसेस का मतलब हो गया कि
ब्लैक, वाइट और इंडियन के अलावा यदि कोई और वहाँ पे है तो उसको हम लोग कलर्ड वाले कैटेगरी में डाल देंगे। तो इन चारों को अलग अलग बांट दिया था अंग्रेजों ने, ठीक ना। आगे, साउथ अफ्रीका वाज अर्लियर गवर्न बाय अपार्थाइड लॉज। साउथ अफ्रीका में शुरू से सिस्टम रहा है अपार्थाइड लॉज का, मतलब कि लोगों को बांट दिया जाता था रंग के आधार पे, कि तुम गोरे हो तो तुम इधर रहोगे, तुम काले हो तो गंदे इलाके में रहोगे, तुम इंडियंस हो तो उधर रहोगे, है ना। इस प्रकार से लोगों को बांट के वहाँ पे रूल किया जाता था। अकॉर्डिंग टू द लॉ, ध्यान समझिएगा, these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other or even to use common facilities। अपार्थाइड लॉ के हिसाब से साउथ अफ्रीका में ये कानून था कि कोई भी आदमी, काला हो या चाहे गोरा हो, मतलब काले वाले के लिए, काले जितने भी लोग हैं सबके लिए सुविधा अलग है, गोरे लोगों के लिए भी सुविधा अलग है, इंडियंस के लिए भी सुविधा अलग है, मतलब कोई भी एक दूसरे से मिलजुल के नहीं रहेगा, सबका रंग अलग है तो सब अपना अपना अलग अलग रहेगा। इस प्रकार का सिस्टम वहाँ पे बना हुआ था। उसके बाद देयर वेर सेपरेट हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंसेस, ट्रेन्स, बसेस एंड बस स्टॉप फॉर ब्लैक एंड वाइट पीपल। सोचो, काले लोगों के लिए और गोरे लोगों के लिए, सभी के लिए हॉस्पिटल अलग था, मतलब काले लोगों के लिए हॉस्पिटल अलग, गोरे लोगों के लिए भी हॉस्पिटल अलग, एम्बुलेंस भी अलग, ट्रेन, बस स्टॉप, ये सब दोनों के लिए अलग अलग वहाँ पे हुआ करता था पहले। सोचो, मतलब साउथ अफ्रीका में रूल किस हिसाब से किया जाता था, रंग के हिसाब से, और सभी के लिए सुख सुविधा अलग अलग था। अंग्रेजों का मानना था कि काले लोग अलग होते हैं, इसलिए उनको हम लोग अपने साथ नहीं मिलाएंगे, उनके लिए सारा सुख सुविधा अलग रहेगा, हमारा सारा फैसिलिटी अलग रहेगा, ठीक है। आगे, उसके बाद है नॉन वाइट्स वेर नॉट अलाउड टू वोट। जो कि वाइट वाले नहीं थे, मतलब कि जो ब्लैक लोग थे, ब्लैक लोगों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था साउथ अफ्रीका में। सोचो, मतलब ब्लैक लोगों को साउथ अफ्रीका में वोट देने का भी अधिकार नहीं था। आगे, द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वाज रिजर्व्ड फॉर द वाइट पीपल एंड द वर्स्ट अवेलेबल लैंड वाज फॉर नॉन वाइट। सोचो, साउथ अफ्रीका में जो सबसे अच्छा ज़मीन है, जो सबसे अच्छा इलाका है रहने के लिए, उस इलाका में कौन रहते हैं बताओ, वाइट पीपल, यानी कि अंग्रेज। और सबसे गंदा इलाका जो है साउथ अफ्रीका का, वहाँ पे कौन रहते हैं, ब्लैक लोग। जरा ये इमेजिन करिए आप, साउथ अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं, काले होते हैं, मतलब ज़मीन साउथ अफ्रीका का, लोग साउथ अफ्रीका के, लेकिन इसके बावजूद इनको कहाँ रहना पड़ रहा है, ऐसे ज़मीन पे, ऐसे इलाके में जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा इलाका है। और अंग्रेज जो कि साउथ अफ्रीका के नहीं हैं, उनको रहने के लिए मिल रहा है अच्छा जगह, अच्छा इलाका। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने बहुत ही गंदे तरीके से रूल किया था, लोगों को रंग के आधार पे बांट के, कि ब्लैक है तो ये इधर रहेगा, वाइट है तो ये इधर रहेंगे, इस प्रकार से। उसके बाद है वन ब्लैक टाउनशिप वाज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप, स्वेटो इसको हम लोग पढ़ते हैं। मतलब यहाँ पे ना एक ब्लैक टाउनशिप है, मतलब एक ऐसा इलाका है जहाँ पे केवल और केवल ब्लैक लोग ही रहते हैं। उस इलाका का नाम है साउथ वेस्टर्न टाउनशिप। इस इलाका में केवल ब्लैक लोग ही रहते थे, ठीक है, और इनका नाम है सोवेटो। साउथ अफ्रीका में जगह है, वहाँ पे इसका नाम है सोवेटो। अफ्रीकन्स लैंग्वेज वाज स्पोकन बाय द वाइट्स एंड जुलू वाज स्पोकन बाय नॉन वाइट्स। अफ्रीकन लैंग्वेज जो है, ये कौन बोलते थे, अफ्रीकन लैंग्वेज बोलते थे वाइट लोग, ओके। मतलब कि जो गोरे लोग थे, जो अंग्रेज थे, वो भाषा बोलते थे अफ्रीकन्स, लेकिन जो काले लोग थे वो भाषा बोलते थे जुलू। जुलू वहाँ का भाषा है, तो दोनों के लिए भाषा भी अलग है। सोचो, मतलब कि जो अंग्रेज हैं, जो वाइट लोग हैं, वो अफ्रीकन्स बोलेंगे, जो अफ्रीका का भाषा है, और जो काले हैं वो जुलू भाषा बोलेंगे, तो भाषा भी अलग है, भाषा भी दोनों का अलग है। उसके बाद यदि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम शॉर्ट में ANC बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अंग्रेजों ने इसी तरीके से अफ्रीका पे काफ़ी लंबे समय तक राज किया, लोगों को काले और गोरे में बांट के। उसके बाद अफ्रीका के लोगों ने मिल के बनाया एक पार्टी, एक ग्रुप, जिसका नाम क्या पड़ा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मतलब ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ये एक ऐसा ग्रुप था, ये एक ऐसा पार्टी था
जो किसने बनाया? अफ्रीका के काले लोगों ने मिलकर बनाया। क्यों बनाया था? ताकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा जा सके। अंग्रेज कर क्या रहे थे बताओ? अंग्रेज लोगों को रंग के आधार पे, काले और गोरे के आधार पे बांट के लोगों के ऊपर रूल कर रहा था, है ना। जैसे देखो, आपको ना कहानी समझाते हैं। जैसे भारत में अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया ना, उसी तरीके से अंग्रेजों ने साउथ अफ्रीका पे भी राज किया है। आप ऐसे समझिए, भारत में देश, मतलब भारत देश हमारा, सारे सोने चांदी हीरे मोती सारे हमारे, लोग हमारे, जमीन हमारे, किसान हमारे, सब कुछ हमारा। लेकिन फ़ायदा कौन उठा रहा था? अंग्रेज उठा रहा था। उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका का ज़मीन किसका है? साउथ अफ्रीका के लोगों का है। वहाँ का सारा रिसोर्स किसका है? साउथ अफ्रीका के लोगों का है। लेकिन वहाँ पे रूल कौन कर रहा है बताओ? अंग्रेज कर रहा है। तो काफ़ी लंबे समय तक सहने के बाद अफ्रीका के लोगों ने डिसाइड किया कि अंग्रेज बहुत गलत काम कर रहे हैं, हमारा अधिकार हम ही को नहीं दे रहा है और हम ही लोगों को मार पीट रहा है, जबकि देश हमारा है, लोग हमारे हैं, फ़ायदा हमको मिलना चाहिए। लेकिन फ़ायदा उठा कौन रहा था? अंग्रेज उठा रहा था। तो वहाँ के लोगों ने डिसाइड किया कि अंग्रेज़ों को अब यहाँ से खदेड़ के भगाना है। तो उन्होंने एक अपना पार्टी बनाया, अपना एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम क्या था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और हाँ ANC इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। और इस ग्रुप का केवल एक ही काम था। काम क्या था? कि जो अपार्थाइड सिस्टम है अफ्रीका में, जो अंग्रेजों ने बनाया है रंग के आधार पर बांटने का और रूल करने का, इसको पूरी तरीके से हटाना है। नेल्सन मंडेला फाउट द अपार्थाइड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर्स। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का एक बहुत बड़ा लीडर था। लीडर का नाम था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जी ने काफ़ी लंबे समय तक अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ इन्होंने अंग्रेजों के साथ, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा। ठीक है, आगे। फाइनली इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वेर कंसिडर्ड इक्वल। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो था, उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश किया कि अफ्रीका में ये अपार्थाइड सिस्टम हटाया जाए और सबको बराबर अधिकार दिया जाए, चाहे वो काला हो या गोरा हो, कोई भी आदमी हो, सभी को क्या मिलेगा? बराबर अधिकार मिलेगा। इसके लिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी था, उन्होंने काम किया और फाइनली 1994 में साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। मतलब वहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम पूरी तरीके से क्या हो गया? ख़त्म हो गया। और वहाँ पे हर प्रकार के लोगों को बराबर अधिकार मिला। सोचो, बराबर अधिकार मिलने का मतलब है कि सब कोई अब वहाँ पे क्या थे? इक्वल थे, सब बराबर थे। देखो, साउथ अफ्रीका के केस को पढ़ने के साथ हम लोगों को क्या आइडिया मिल रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। इस कहानी में आपको ये सिखाया गया है कि साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है, साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हर प्रकार के लोग हैं। काले भी हैं, बहुत काले भी हैं, हल्का काले भी हैं, सब प्रकार के लोग हैं। कुछ ऐसे भी लोग जो कि इंडिया से जाके वहाँ पे बस गए हैं। इंडिया से लोग वहाँ पे कब गए? अंग्रेज़ों के टाइम पे गए। अंग्रेज़ इंडिया से ज़बरदस्ती लोगों को जहाज़ में ठूस ठूस के अफ्रीका लेके जाते थे खेती करवाने के लिए। तो अफ्रीका में हर प्रकार के लोग हैं। लेकिन वहाँ पे जब अंग्रेज़ आते हैं तो अंग्रेज़ों ने लोगों को बांट दिया। किस आधार पे? रंग के आधार पे। काला अलग रहेगा, गोरा अलग रहेगा। काले उस इलाका में रहेंगे जो कि सबसे खराब इलाका है साउथ अफ्रीका का, और गोरे उस इलाका में रहेंगे जो साउथ अफ्रीका का सबसे अच्छा वाला इलाका है। ठीक है, इस तरीके से वहाँ पे ये रूल करता था, काला और गोरा का भेदभाव करके। लेकिन काफ़ी लंबे समय से ये सब चीज़ बर्दाश्त के बाहर होता चला गया अफ्रीका के लोगों के माइंड से। तो अफ्रीका के लोगों ने एक ग्रुप बनाया, अपना एक पार्टी बनाया जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक लड़ाई लड़ा अंग्रेज़ों के खिलाफ और फाइनली 1994 में अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना। मतलब वहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम पूरी तरीके से हट गया। अब काला और गोरा में भेदभाव वहाँ पे नहीं किया जाता है, बल्कि हर प्रकार के लोग अब वहाँ पे शांति से रहते हैं। तो यहाँ पे आपको बस ये समझाया जा रहा है कि किस तरीके से अफ्रीका में सिस्टम पहले ख़राब था, है ना। रंग के ऊपर भेदभाव होता था, अंग्रेज़ पूरा फ़ायदा उठाते थे, अफ्रीका के लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। लेकिन बाद में अफ्रीका के लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत उन लोगों ने प्रयास किया, तब जाके वहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम 1994 में ख़त्म हुआ और वहाँ के लोगों को एक अच्छा सा ज़िंदगी मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक है,
चलिए इस तरीके से टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक है पार्टिसिपेशन। अब इसमें क्या है, चलिए इसमें भी 3-4 पॉइंट है, इसको भी खत्म ही कर लेते हैं। पीपल पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। एक बात बताइए, क्या गवर्नमेंट में हम लोग सीधा पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? मतलब गवर्नमेंट का सीधा सीधा हिस्सा हम लोग बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते हैं। तो फिर हम लोग करते क्या हैं, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि हम लोग अपने लीडर को चुनते हैं। कैसे? वोट देकर। हर इलाका से अपना एक आदमी जीतता है कि नहीं, चुनाव बताओ? हर इलाका से एक आदमी चुनाव जीतता है, इलेक्शन जीतता है, जीत जाता है। तो हम आम आदमी गवर्नमेंट में सीधा सीधा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, सीधा सीधा गवर्नमेंट में हिस्सेदारी नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने लीडर को चुनते हैं। अपने लीडर को ही हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। उसको हम लोग वोट देकर जिताते हैं और वो जाके हमारे लिए सरकार में बैठता है, कानून बनाता है, हमारे लिए बात करता है ना, वही हमारे लिए सारा काम करता है। तो कहने का मतलब है कि एक आम आदमी कभी भी गवर्नमेंट में सीधा सीधा नहीं जा सकता, कभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो फिर वो करता क्या है, फिर हम लोग करते क्या है, हम लोग अपने लीडर को चुनते हैं, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं वोट देकर, और वो जाके फिर हमारे लिए गवर्नमेंट में काम करता है, हमारे लिए काम कानून वगैरह सब कुछ वो अपना बनाता है, करता है। इन इंडिया का बात करें, द गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। हम लोग अपने इंडिया में हर बार गवर्नमेंट को कितने साल के लिए चुनते हैं? 5 साल के लिए। मतलब हर 5 साल पे इंडिया में क्या होता है, चुनाव होता है और सरकार बदल जाता है। समझ में आ रही है बात? मतलब हम लोग इंडिया में हर 5 साल के लिए ही गवर्नमेंट को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, यानी कि सेलेक्ट करते हैं, और हर 5 साल पे चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, फिर सरकार बदल जाती है। ध्यान रखिएगा कि इंडिया में कितने साल पे चुनाव होता है, यानी कि कितने साल पे गवर्नमेंट चेंज होता है? हर 5 साल पे, है ना। 5 साल पे चुनाव होता है और फिर गवर्नमेंट बदल जाता है। If they want to continue to be in power, then they have to be re-elected by the people. This is the moment when people can sense their power in a democracy. यदि आप चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट पहले था हमारे पास वही दोबारा रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अच्छे अच्छे काम करने पड़ेंगे। मतलब जो गवर्नमेंट, जो सरकार पहले था वही यदि दोबारा पावर में रहना चाहता है, दोबारा गवर्नमेंट में रहना चाहता है, उसको क्या करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा काम करना पड़ेगा। तभी तो लोग उसके अच्छे कामों को देखकर उसको वोट देंगे। क्या ऐसे वोट मिल जाता है? नहीं, ऐसे वोट तो नहीं मिलता है। तो वो अच्छे अच्छे लगातार काम करेंगे, तभी जाकर हम लोग उनको दोबारा वोट देंगे, वो दोबारा जीतेंगे, उसके बाद फिर वो दोबारा अपना गवर्नमेंट बनाएगा। ठीक है, आगे और इस समय पे हम लोगों को अपना सबसे रियल पावर पता चलता है। देखो, डेमोक्रेसी यानी कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पावर यदि किसी के पास है तो वो एक आम आदमी के पास है। क्योंकि एक आम आदमी सरकार बना भी सकता है तो सरकार बिगाड़ भी सकता है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आम आदमी के पास सबसे बड़ा पावर किस चीज़ का है? वोट का। वो जिसको वोट दे देगा वो सरकार में आ जाएगा, यानी कि वो सरकार उसका बन जाएगा, गवर्नमेंट बन जाएगा। जिसको वो नहीं देगा वोट, वो हार जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होता है डेमोक्रेसी में? एक आम आदमी यानी कि एक पीपल के पास होता है। ठीक है, आगे, इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शंस। तो हमारे कंट्री में किसी भी गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको पता है गलत काम करेंगे, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे तो अगले बार चुनाव जब होगा तो हमको हरा दिया जाएगा, है ना, लोग वोट ही नहीं देंगे हमको। इसलिए ध्यान रखिएगा कि हमारे इंडिया में हर 5 साल पे चुनाव होता है, यानी कि सरकार बदलता है, चेंज होता रहता है। इसीलिए यदि कोई गवर्नमेंट यदि कोई सरकार चाहता है कि हमको दोबारा पावर में आना है, दोबारा सरकार बनाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा काम करना पड़ेगा। तभी तो हम लोग उसके अच्छे कामों को देखकर वोट देंगे उसको, है ना। चलिए, तो इस वाले टॉपिक में यही कहा गया था। अच्छा, एक बात और, क्या हम लोग गवर्नमेंट में सीधा सीधा पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? हम लोग गवर्नमेंट में सीधा सीधा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग करते क्या है, फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, यानी कि हम लोग अपने लीडर को वोट देकर जिताते हैं और वो जाके फिर गवर्नमेंट में हमारे लिए काम करता है, हमारे लिए नियम कानून बनाता है। ठीक है, चलिए, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट टॉपिक है अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।